नमस्कार। आज हम एक बड़े ही उलझे हुए पारिवारिक संपत्ति विवाद की तह तक जा रहे हैं। जी। ये कहानी है दो भाइयों की, उनके पिता की प्रॉपर्टी की और कई सारे कानूनी दस्तावेजों की भी। और मामला पहुंचा सीधा सुप्रीम कोर्ट तक। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा आधारित है सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर। रमेश चंद बनाम सुरेश चंद और अन्य, ये मतलब काफी लंबा चला केस है। हाँ, तो मामला था दिल्ली की एक प्रॉपर्टी का। पिता थे कुंदन लाल। उनके देहांत के बाद उनके दो बेटे सुरेश चंद और रमेश चंद आमने सामने आ गए। सुरेश का कहना था कि पिता ने जीते जी ही प्रॉपर्टी उसे बेच दी थी और उसके नाम वसीयत भी कर दी थी। जबकि दूसरा भाई रमेश कह रहा था कि ये सब दस्तावेज सही नहीं है। उसका दावा था कि प्रॉपर्टी पर उसका हक है। हाँ, और यहीं से मतलब मामला पेचीदा हो जाता है। सुरेश चंद ने अपने दावे के सपोर्ट में कई दस्तावेज पेश किए। अग्रीमेंट टू सेल, बिक्री का समझौता जिसे कहते हैं। हाँ, बिक्री का समझौता, फिर वो जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा, रसीद, एफिडेविट यानी शपथ पत्र और एक रजिस्टर्ड वसीयत भी। जी, आमतौर पे कोई सोचेगा कि भाई इतने सारे कागज हैं तो मालिकाना हक तो पक्का ही होगा। सही बात है। लेकिन क्या वाकई कानून की नजर में ऐसा होता है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत ने इन सब दस्तावेजों को मतलब कैसे परखा। हाँ, और ये जानना उन सबके लिए जरूरी है जो प्रॉपर्टी के लेन देन में है या पारिवारिक बंटवारे जैसे मामलों से गुजर रहे हैं, कि कौन सा कागज कितना वजन रखता है। बिल्कुल। और इस केस का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। हाँ, मतलब पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर पहली बार सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, पहली बार भी गया? हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट भेजा, लेकिन हाई कोर्ट ने दोबारा वही फैसला दे दिया। अरे, और उसी के खिलाफ ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट आया, जिस पर अब ये फाइनल फैसला हुआ है। बाप रे, सोचिए कितना लंबा और थका देने वाला प्रोसेस रहा होगा पार्टियों के लिए। चलिए शुरू से समझते हैं। सुरेश चंद जो वादी थे, उनका पूरा दावा क्या था? देखिए, सुरेश चंद का कहना था कि 16 मई 1996 को उनके पिता कुंदन लाल ने उनके हक में ये सारे दस्तावेज तैयार किए थे। वही अग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, वसीयत वगैरह। जी, और इन्हीं के आधार पर वो मालिक बन गए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई रमेश चंद पहले तो उनकी मर्जी से रह रहे थे, मतलब एक लाइसेंसी की तरह। हाँ। पर बाद में उन्होंने कब्जा कर लिया और अतिक्रमी यानी ट्रेसपासर बन गए। और ये भी इल्जाम था कि रमेश ने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा किसी और को बेच दिया। जी हाँ, एक प्रतिवादी संख्या 2 भी है इस केस में। तो सुरेश चंद ने मांग की कि उन्हें प्रॉपर्टी का कब्जा मिले, रमेश चंद से हर्जाना वसूला जाए। हर्जाना मतलब गलत कब्जे के दौरान जो भी प्रॉपर्टी से कमाई हुई वो पैसा, और उन्हें मालिक घोषित किया जाए और उनके ओरिजिनल कागजात वापस मिले। ठीक है। अब दूसरी तरफ रमेश चंद का क्या कहना था? उनका डिफेंस क्या था? रमेश चंद की कहानी बिल्कुल ही अलग थी। उनका दावा था कि पिता ने तो जुलाई 1973 में ही मतलब जुबानी तौर पर प्रॉपर्टी उन्हें दे दी थी। अच्छा, जुबानी? हाँ, और उन्होंने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। उन्होंने कहा कि सुरेश चंद ने खुद 1996 में एक दूसरा मुकदमा दायर किया था, जिसमें सुरेश चंद ने खुद माना था कि पिता ही मालिक है। अरे, और ध्यान दीजिए, ये बात सुरेश ने कब मानी? जी, उन दस्तावेजों के कथित तारीख यानी 16 मई 1996 के बाद। ये तो बड़ा पेंच है। अगर पिता ने मई 1996 में सुरेश को प्रॉपर्टी दे दी थी, तो फिर उसके बाद वाले मुकदमे में सुरेश पिता को मालिक क्यों मान रहे थे? बिल्कुल यही सवाल रमेश चंद ने उठाया और उन्होंने एक काउंटर क्लेम यानी प्रतिदावा भी फाइल किया। उसमें क्या मांगा? उसमें मांग की कि सुरेश की ये सारे दस्तावेज, वसीयत, जीपीए वगैरह रद्द किए जाएं। उन्हें शक था कि ये धोखे से या गलत बयानी करके बनवाए गए होंगे। रमेश का ये भी कहना था कि वो 1973 से लगातार उस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं और पिता ने जीते जी कभी उन्हें निकालने की कोशिश ही नहीं की। तो काफी अलग अलग कहानियां थीं दोनों भाइयों की। निचली अदालतों ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट का क्या फैसला था? ट्रायल कोर्ट ने सुरेश चंद के फेवर में फैसला दिया, उनके दस्तावेजों को सही माना और रमेश चंद का प्रतिदावा खारिज कर दिया। फिर रमेश हाईकोर्ट गए होंगे। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। और उस समय हाईकोर्ट ने आशा एम जैन नाम के एक पुराने जजमेंट पर भरोसा किया था। लेकिन वो आशा जैन वाला जजमेंट तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप केस में खारिज कर दिया था ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और वही हुआ, जब रमेश चंद पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने सूरज लैंप फैसले का हवाला दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि देखो, ये जो अग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, विल के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर का तरीका है ना, ये कानूनन ट्रांसफर या सेल नहीं माना जा सकता। ये मालिकाना हक नहीं देता। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील आंशिक रूप से मानी और केस को दोबारा सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेज दिया।
तो हाईकोर्ट ने दूसरी बार में क्या किया? क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी इस बार? हैरानी की बात है, नहीं। हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के बाद भी 2012 में फिर से रमेश चंद की अपील खारिज कर दी। कमाल है। और इसी फैसले के खिलाफ रमेश चंद के कानूनी वारिस, क्योंकि इस दौरान रमेश चंद का देहांत हो गया था, दोबारा सुप्रीम कोर्ट आए और अब ये अंतिम फैसला आया है। समझ गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल क्या थे इस बार? देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े सवाल थे। पहला, क्या ये जो दस्तावेज हैं, अग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, रसीद, रजिस्टर्ड वसीयत, क्या ये सुरेश चंद को प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं लीगली? ठीक है। दूसरा, क्या सुरेश चंद संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53A, जिसे पार्ट परफॉर्मेंस या आंशिक पालन कहते हैं, उसका कोई फायदा उठा सकते हैं? ओके। और तीसरा, आखिर इस मामले में कौन सी पार्टी किस राहत की हकदार है, किसको क्या मिलना चाहिए? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मालिकाना हक वाला सवाल। कोर्ट ने इन अलग अलग दस्तावेजों को कैसे देखा? शुरुआत करते हैं अग्रीमेंट टू सेल से। बहुत लोग इसे ही फाइनल सेल मान लेते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। कानून मतलब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 बिल्कुल साफ है। क्या कहती है वो? वो कहती है कि 100 रुपए से ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री या मालिकाना हक का ट्रांसफर सिर्फ एक रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही हो सकता है। और वो रजिस्टर्ड दस्तावेज है सेल डीड। जी, बिक्री विलेख या सेल डीड। अग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल डीड नहीं है। तो फिर वो क्या है? उसका कोई मतलब ही नहीं। नहीं, मतलब है लेकिन अलग। देखिए, सेल डीड तुरंत मालिकाना हक ट्रांसफर कर देती है। अग्रीमेंट टू सेल सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वादा है कि भविष्य में बेचने वाला खरीदार के नाम सेल डीड करेगा। अच्छा, ये अपने आप में मालिकाना हक नहीं देता। हाँ, इसके आधार पर आप कोर्ट जाके बेचने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वो सेल डीड करे। सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप में भी यही कहा था। एग्रीमेंट टू सेल से प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट या चार्ज मतलब कोई हक या भार पैदा नहीं होता। तो मतलब सुरेश चंद का एग्रीमेंट टू सेल उन्हें मालिक नहीं बनाता? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं जीपीए यानी मुख्तियारनामे पर। इसका तो बहुत चलन रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग में। हाँ, चलन तो बहुत रहा है, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में। लेकिन कानूनी हकीकत यह है कि जीपीए भी मालिकाना हक ट्रांसफर करने का साधन नहीं है। क्यों? जीपीए में तो पावर दी जाती है ना बेचने की। पावर दी जाती है, लेकिन वो एजेंसी की पावर है। मतलब मालिक अपनी जगह किसी और को अपना एजेंट नियुक्त कर रहा है कुछ काम करने के लिए। हाँ। वो एजेंट मालिक के भरोसे पर उसकी फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करता है, वो खुद मालिक नहीं बन जाता। चाहे जीपीए में लिखा हो कि ये अटल है, मतलब इर्रिवोकेबल है। हाँ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम बसंत नाहटा और फिर सूरज लैंप में बहुत साफ कर दिया है कि जीपीए से टाइटल या मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता। और इस केस में सुरेश चंद के पास जो जीपीए था उसमें तो वैसे भी कोर्ट ने पाया कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का अधिकार देता था, बेचने या ट्रांसफर करने का साफ अधिकार नहीं था। तो जीपीए से भी मालिकाना हक नहीं मिला। तो अग्रीमेंट टू सेल भी गया, जीपीए भी गया। अब आई सबसे अहम चीज, वसीयत। वो तो रजिस्टर्ड भी थी सुरेश चंद के पास, उसका क्या? वसीयत देखिए, बिल्कुल अलग चीज है। ये किसी इंसान की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी उसकी कानूनी घोषणा है। हाँ। ये तभी लागू होती है जब वसीयत करने वाले की मौत हो जाए, और जीते जी इसे कभी भी बदला या रद्द किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तब तो पक्की मानी जानी चाहिए ना? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। रजिस्ट्रेशन से वसीयत अपने आप प्रूफ नहीं हो जाती। अच्छा। जी हाँ, वसीयत को बाकायदा कानून के तहत साबित करना पड़ता है, चाहे वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 63 और एविडेंस एक्ट की धारा 68 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। क्या प्रक्रिया है वो मोटे तौर पर? मोटे तौर पर वसीयत पर बनाने वाले के दस्तखत हों, कम से कम 2 गवाहों ने उसे अटेस्ट किया हो मतलब तस्दीक किया हो, और सबसे जरूरी इनमें से कम एक गवाह को अदालत में पेश करके गवाही दिलवानी पड़ती है कि हाँ, वसीयत बनाने वाले ने उनके सामने साइन किए थे और वो सही दिमाग में थे। और इस मामले में वसीयत के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? इसमें कई प्रॉब्लम्स थी। पहली बात तो ये कि निचली अदालतों ने मतलब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहली बार में इन कानूनी जरूरतों पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। गवाह वाली बात पर? हाँ, खासकर गवाह की गवाही पर। हाई कोर्ट ने तो ये तब कह दिया था कि गवाह की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब वारिसों के बीच झगड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात कानूनी तौर पर गलत है। गवाह की जरूरत हमेशा होती है वसीयत साबित करने के लिए।
और कोई दिक्कत थी वसीयत में? हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत थी संदिग्ध परिस्थितियां। सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। वो क्या होती हैं? देखिए, पिता कुंदन लाल के 4 बच्चे थे, लेकिन वसीयत में सारी प्रॉपर्टी सिर्फ एक बेटे सुरेश चंद को दी गई थी। अच्छा। बाकी 3 बच्चों को क्यों बाहर रखा गया, इसका कोई कारण वसीयत में नहीं बताया गया था। ये एक बहुत बड़ा शक पैदा करता है। किस बात का शक? शक इस बात का कि क्या पिता ने वाकई अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के और पूरी मानसिक चेतना में ये वसीयत बनाई थी? क्या ये उनका स्वतंत्र फैसला था, या कहीं सुरेश चंद ने ही तो इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां हों तो जिस व्यक्ति को वसीयत से फायदा मिल रहा है, यहाँ सुरेश चंद, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन शकों को दूर करे। और सुरेश चंद ऐसा नहीं कर पाए? जी नहीं, वो अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाए कि ये वसीयत पिता की स्वतंत्र इच्छा से बनी थी और बाकी बच्चों को बाहर रखने का कोई वाजिब कारण था। तो मतलब सिर्फ वसीयत लिख देना या रजिस्टर करा देना ही काफी नहीं है। अगर उस पे सवाल उठते हैं तो उसे हर शक से परे साबित करना पड़ता है। बिल्कुल। तो नतीजा ये निकला कि अदालत ने माना कि वसीयत कानूनी तौर पर साबित नहीं हुई, इसलिए वसीयत से भी सुरेश चंद को मालिकाना हक नहीं मिला। तो अग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, विल, तीनों ही बेकार साबित हुए मालिकाना हक के लिए। बाकी क्या बचा? रसीद और शपथ पत्र। हाँ, रसीद और एफिडेविट। कोर्ट ने कहा कि ये भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की धारा 54 के तहत मालिकाना हक नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए रजिस्टर्ड सेल डीड चाहिए और इन्हें भी किसी स्वतंत्र गवाह से साबित नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर पहले सवाल का जवाब एकदम साफ है। सुरेश चंद इनमें से किसी भी दस्तावेज के आधार पर मालिक साबित नहीं हो पाए। जी बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, धारा 53A, वो पार्ट परफॉर्मेंस वाली बात। क्या सुरेश चंद उसका फायदा ले सकते थे? ये धारा असल में है क्या? धारा 53A, देखिए, एक तरह की ढाल है, तलवार नहीं। मतलब? लेकिन सेल डीड रजिस्टर नहीं हुई है। तो अगर बेचने वाला आपको प्रॉपर्टी से निकालने की कोशिश करे तो आप इस धारा का इस्तेमाल करके अपना कब्जा बचा सकते हैं। ये आपको बेदखली से बचाती है। अच्छा, तो ये खरीदार की प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन इसकी सबसे जरूरी शर्त क्या है? सबसे जरूरी शर्त है खरीदार का प्रॉपर्टी पर कब्जा होना, पोजेशन। ये कब्जा बचाने की ढाल है, कब्जा मांगने की तलवार नहीं। और सुरेश चंद के केस में? सुरेश चंद ने तो मुकदमा ही कब्जा पाने के लिए दायर किया था। हाँ, ये तो उन्होंने शुरू में ही मांगा था। इसका सीधा मतलब है कि जब उन्होंने मुकदमा किया तब उनके पास प्रॉपर्टी का कब्जा था ही नहीं। तो फिर वो कब्जा बचाने वाली ढाल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरेश चंद धारा 53A का फायदा भी नहीं उठा सकते। ठीक है, तो दोनों मुख्य सवालों का जवाब सुरेश चंद के खिलाफ गया। अब आते हैं तीसरे और आखिरी मुद्दे पर कि आखिर फैसला क्या हुआ और किसको क्या राहत मिली। जब ये तय हो गया कि सुरेश चंद का किसी भी दस्तावेज से मालिकाना हक साबित नहीं होता और न ही वो धारा 53A का लाभ ले सकते हैं, तो जाहिर है उनका जो कब्जा पाने और मालिक घोषित होने का मुकदमा था वो खारिज होना ही था। तो सुरेश चंद का केस डिसमिस हो गया। जी। और प्रॉपर्टी का क्या हुआ फिर? मालिक कौन बना? वो तो मूल रूप से पिता कुंदन लाल की थी। हाँ, तो क्योंकि कुंदन लाल की वो कथित वसीयत मान्य नहीं हुई, तो कानून की नजर में ये माना गया कि उनकी मृत्यु बिना वसीयत किए हुई, इंटरस्टेट सक्सेशन। अच्छा। और जब कोई बिना वसीयत किए मरता है तो उसकी संपत्ति कानून के हिसाब से उसके सभी कानूनी वारिसों में बढ़ती है। तो कुंदन लाल के सभी बच्चों में? हाँ, जो भी उनके क्लास 1 वारिस थे, संभवतः उनके चारों बच्चे सुरेश, रमेश और बाकी 2, उन सब में प्रॉपर्टी बराबर बटेगी। लेकिन एक पेंच और था। रमेश चंद ने तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा किसी तीसरे आदमी प्रतिवादी संख्या 2 को बेच दिया था। उसका क्या हुआ? क्या उसकी खरीदारी रद्द हो गई? नहीं, अदालत ने उस खरीदार रेस्पोंडेंट नंबर 2 का भी ध्यान रखा। कोर्ट ने अपने एक पुराने अंतरिम आदेश का जिक्र किया और कहा कि चूंकि उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अच्छा। लेकिन सिर्फ उतनी हद तक जितना हिस्सा बेचने वाले यानी रमेश चंद का कानूनन बनता है। मतलब अगर कानून के हिसाब से रमेश चंद का हिस्सा 14 निकलता है तो उस खरीदार को भी उसी 14 हिस्से पर अधिकार मिलेगा, ना कि पूरे आधे पर जो उसने खरीदा था। समझ गई। तो खरीदार का नुकसान तो हुआ पर पूरी तरह से नहीं। हाँ, कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षकार यानी सारे भाई बहन और वो खरीदार अपने अपने हिस्से का ठीक ठीक बंटवारा करवाने के लिए अलग से कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो फाइनल जजमेंट क्या हुआ संक्षेप में? हाईकोर्ट का फैसला रद्द, सुरेश चंद का मुकदमा खारिज, रमेश चंद के कानूनी वारिसों की अपील मंजूर, प्रॉपर्टी पिता कुंदन लाल की मानी गई और उनके सभी कानूनी वारिसों में कानून के अनुसार बंटेगी। खरीदार प्रतिवादी संख्या 2 का अधिकार रमेश चंद के हिस्से तक सीमित रहेगा
बिल्कुल साफ हो गया। इस पूरे मामले से आम लोगों के लिए, खासकर जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का सोचते हैं या पारिवारिक संपत्ति के मामलों से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या बड़े सबक हैं, टेकअवेज क्या हैं? कई महत्वपूर्ण सबक हैं इसमें। पहला और सबसे बड़ा सबक, भारत में अगर आप 100 रुपए से ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति खरीद रहे हैं तो मालिकाना हक पाने का एकमात्र पक्का कानूनी तरीका है रजिस्टर्ड सेल डीड। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये सबसे जरूरी बात है। बिल्कुल। दूसरा सबक, ये जो बाकी दस्तावेज हैं, अग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, वसीयत, रसीद, शपथ पत्र, ये सब सेल डीड का विकल्प नहीं है। इनसे आपको तुरंत मालिकाना हक नहीं मिलता। हर दस्तावेज का अपना अलग मतलब और सीमा है। सही कहा। जीपीए सिर्फ एजेंसी है, अग्रीमेंट टू सेल सिर्फ वादा है, वसीयत मौत के बाद लागू होती है, और वो भी तब जब वो कानूनी तौर पर साबित हो जाए। वसीयत वाली बात पर खास ध्यान देना होगा। हाँ, तीसरा सबक यही है। वसीयत को साबित करने की कानूनी प्रक्रिया काफी सख्त है। गवाहों की गवाही बहुत जरूरी है, और अगर वसीयत के आसपास कोई भी संदिग्ध परिस्थिति है, जैसे बिना कारण बताए कुछ वारिसों को जायदाद से बेदखल करना, तो उसे साबित करने वाले को इन शकों को दूर करना पड़ेगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है। और चौथा सबक धारा 53A से जुड़ा है। वो सिर्फ एक ढाल है कब्जा बचाने के लिए, वो भी तब जब आपके पास पहले से कब्जा हो। वो कब्जा हासिल करने का हथियार नहीं है। और पांचवा सबक ये कि अगर वसीयत अवैध हो जाती है तो संपत्ति इनटेस्टेड सक्सेशन के नियमों के हिसाब से बंटती है, यानी सभी कानूनी वारिसों को उनका हिस्सा मिलता है। तो निचोड़ यही है कि प्रॉपर्टी के मामले में दस्तावेजों को लेकर कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। सुनी सुनाई बातों या आम चलन पर जाने की बजाय कानूनी रूप से जो सही तरीका है, यानी रजिस्टर्ड सेल डीड, उसी पर टिके रहना चाहिए। एकदम सही, वरना नतीजा सालों चलने वाले मुकदमे और परेशानी हो सकता है। और वसीयत जैसे दस्तावेज भी कितने नाजुक हो सकते हैं, ये भी इस केस ने दिखाया है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और सोचने पर मजबूर करती है। क्या? ये मामला दिखाता है कि जब आम चलन जैसे जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, जिसे सूरज लैंप फैसले ने रोकने की कोशिश की, हाँ, जब वो कानून की सख्त जरूरतों से टकराता है तो क्या होता है? नतीजा अक्सर महंगा और लंबा चलने वाला मुकदमा होता है, जैसा इस केस में हुआ। सही कहा। सिस्टम और प्रैक्टिस के बीच का टकराव। और उन बेचारे खरीदारों का क्या, जो ऐसे पारिवारिक झगड़ों में फंसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जैसे इस मामले में वो प्रतिवादी संख्या 2। ये एक और बहुत अहम पहलू है। ऐसे खरीदार अक्सर बुरी तरह फंस जाते हैं। उनका पैसा लगता है, समय लगता है, और फिर उन्हें अपना जायज हक पाने के लिए और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे खरीदारों को? यहाँ ड्यू डिलिजेंस का महत्व समझ आता है। मतलब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करना। क्या क्या जांचना चाहिए? टाइटल साफ है या नहीं, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा प्रॉपर्टी पर, बेचने वाले परिवार में कोई अंदरूनी विवाद तो नहीं है, बेचने वाले का वाकई पूरा हक है भी या नहीं। ये सारे सवाल पूछना, इनकी तहकीकात करना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में ऐसे जोखमों से बचा जा सके। जी हाँ, थोड़ी सी सावधानी बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। बिल्कुल, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बात प्रॉपर्टी के मामलों पर भी पूरी तरह लागू होती है। चलिए, ये थी इस बेहद महत्वपूर्ण कानूनी मामले की हमारी विस्तृत पड़ताल। उम्मीद है इससे प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी पहलुओं को समझने में काफी मदद मिली होगी। उम्मीद तो यही है। विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।